हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का थर्ड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है और इसमें और आगे भी कुछ टॉपिक हैं तो उन्हें भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया था और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दोबारा रिवाइज कर लेते हैं थोड़ी सी ब्रीफली। तो इसमें हमने क्या क्या देखा था। यूकैरियोटिक सेल के बारे में जाना था कि प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ बताया गया था कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, प्लास्टिड होता है और सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है। और एनिमल सेल में क्या होता है, स्पेशली सेंट्रियोल पाया जाता है जो कि इसमें हेल्प करता है सेल डिवीज़न में, ठीक है। ये था। और फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात हुई थी। सेल मेम्ब्रेन ये 52% क्या है तो प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। ये एग्जांपल किसका, इरिथ्रोसाइट का, ह्यूमन इरिथ्रोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स, ठीक। और किस किस का बना होता है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है जिसमें क्या होता है, पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होता है। यही था ना, कहाँ गया, हाँ, पोलर हेड हो गया और नॉन पोलर टेल, ठीक है। एन इम्प्रूवमेंट मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर, ये सिंगर और निकलसन ने 1972 में फ्लोट मोजाइक मॉडल दिया था, ठीक है। तो इसमें भी ये सब बताया गया। पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात हुई थी, ऑस्मोसिस की बात हुई थी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हुई थी, ठीक है। तो ये सब था। उसके बाद सेल वॉल की बात हुई थी। इसमें मेनली क्या याद रखना है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनोज एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, ये किसके, फंजाई की सेल वॉल। और सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन, ये किसके, प्लांट के सेल वॉल, ठीक है। तो ये मेनली है इसमें। और इसमें प्लाज्मोडेस्माटा बताया था क्या होता है, जो इंटरकनेक्शन कराता है बीच में दो सेल के बीच में, ठीक है। ये जो है यहाँ पर। और ये मिडिल लैमेला होता है। मिडिल लैमेला जो कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, जो क्या काम करता है, जो आसपास पड़ोस की सेल में जैसे ग्लू का काम करता है, मतलब होल्ड करके रखते हैं, उन्हें जोड़ के रखता है, चिपका के रखता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, तो सबसे पहले देखते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनल होते हैं, ज़्यादातर मोस्टली क्या होते हैं, सेल बाउंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब उनकी एक पर्सनल अपनी बाउंड्री होती है अलग, ठीक है, हो गया ये। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी होते हैं जिनकी मतलब वो अपनी पर्सनल बाउंड्री नहीं होती यूकैरियोटिक सेल में। वो क्या होते हैं, जैसे राइबोसोम हो गया, जिनकी नहीं होती, उसका बता रहा हूँ, वो हो गया राइबोसोम। और जिन बाकी जो ज़्यादातर होते हैं उनकी सबकी अपनी अलग बाउंड्री होती है, ठीक है। चलिए मान लीजिए सबकी बाउंड्री होती है। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसकी बात कर रहे थे हम। तो वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेन ऑर्गेनल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो ईच मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है वो क्या होता है, डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वो अपने फंक्शन और स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग होता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर भी अलग होता है और फंक्शन भी अलग होता है, ठीक है। तो उन्हीं में से मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। तो उन्हीं में से कुछ जो ऑर्गेनल हैं वो क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, उनका जो फंक्शन होता है एक दूसरे से जुड़ा होता है, यानी कि कोऑर्डिनेटेड होता है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब कि कुछ काम, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कोई कारखाना है किसी चीज़ का या फैक्ट्री है, उसमें मान लीजिए कोई प्रोडक्ट तैयार होता है। जैसे मान लीजिए कोई कपड़े का कारखाना, ठीक है, क्लॉथ्स का, ठीक है, क्लॉथ्स का कारखाना है कोई, तो वहाँ पर मान लीजिए शर्ट बनती है, ठीक है, शर्ट बनती है, ठीक है। तो शर्ट बनती है तो उसमें क्या क्या काम होता है, मान लीजिए कोई कटिंग करता है, कोई बंदा कटिंग करता है, कपड़ा काटना होता है ना सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में कुछ सिलाई करता है, ठीक है, उसकी सिलाई करता है कपड़े की, ठीक है। उसी के बाद कोई प्रेस करता है फिर उस पर,
प्रेस करते हैं, उसके बाद मान लीजिए कोई बंदा क्या करता है, उसकी पैकिंग करता है, ठीक है, ये सब। तो ये क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम हो रहा है। सबसे पहले कटिंग हुई, उसके बाद सिलाई हुई, उसके बाद प्रेस हुई, उसके बाद पैकिंग हुई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेटेड वे में काम हो रहा है, ठीक। तो यही समझाना चाह रहा है कि जो ऑर्गेनल एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं या उनका काम एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो उन्हें हमने कहाँ में रखा है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखा है, ठीक है। तो बस इतना बताना चाह रहा था, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का यही मतलब होता है। और क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो और भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, क्लोरोप्लास्ट हो गया और पेरोक्सिसोम हो गया, लेकिन ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि इनका जो काम है एक दूसरे से कुछ रिलेशन है ही ना, इतना खास रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो ऑर्गेनल आते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, तो इनका क्या काम होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है, देखिए देखिए एंडोमेम्ब्रेन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे मान लीजिए ये कपड़ा कटिंग कर रहा है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है, या गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये क्या करता है, मॉडिफाइड करता है प्रोटीन को, मॉडिफाइड प्रोटीन, ठीक है, मॉडिफाइड करता है और पैकिंग करता है, ट्रांसफर कराता है, ठीक है। लाइसोसोम क्या करता है, एक तरह की पैकिंग, यानी कि जैसे पैक हो गया ना, उसके बाद जो पैकेट होता है उस तरह का काम करता है। वैक्यूल क्या करता है, वैक्यूल क्या होता है, गार्बेज, यानी कि गार्बेज ऑफ द, गार्बेज नहीं, डस्टबिन, मतलब कि जितना भी कूड़ा करकट जो मतलब फालतू का सामान है या मतलब ज़रूरत से मतलब यूज़ हुआ हुआ सामान है, मतलब जैसा हमारे घर का क्या होता है, कूड़ा करकट होता है ना, गार्बेज होता है, उसे हम डस्टबिन में डाल देते हैं। तो उसी तरह से सेल अपने गार्बेज को वैक्यूल में डाल देती है, जो उसके काम का नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, डस्टबिन वाला काम करता है, ठीक। तो इसीलिए सारा जो काम है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए इसने क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, प्रोटीन सिंथेसिस किया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, इसने क्या किया, मॉडिफाइड किया प्रोटीन को। लाइसोसोम ने क्या, पैकिंग के वो होते हैं, जैसे मान लीजिए पैकिंग का एक वो पॉलीथीन में पैक करके भेज दिया आगे फैक्ट्री में, मतलब वो मार्केट में जहाँ भी यूज़ होना हो उसका, इसी तरह से, ठीक। और ये वैक्यूल हो गया जो उसका कूड़ा करकट है। तो ये सब होता है, देखिए पढ़ के देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ तक हो गया था, कोऑर्डिनेटेड वे में काम होता है। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। कभी भी क्वेश्चन आया कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल होते हैं, तो फिर कंफ्यूज होगी, तो इससे अच्छा है थोड़ा ध्यान में रखो क्या क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो ये चारों ही क्यों होती है, क्योंकि इनका काम जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होता है, ठीक है। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट, तो इनका क्या, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, इनका क्या है, काम जो है कोऑर्डिनेटेड नहीं होता विद अबव कंपोनेंट, मतलब जो बाकी के स्ट्रक्चर है उनके साथ, ठीक है। तो इसलिए इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखा। दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसीलिए ये जो है कंसिडर्ड नहीं किए जाते एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, ठीक। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज यूकैरियोटिक सेल रिवेल द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म डेट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इतनी बड़ी लाइन बोली है इसने, क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जब यूकैरियोटिक सेल को देखा गया तो उन्होंने देखा कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर कैसे, मतलब ऐसा मान लीजिए इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म डेट कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। हैंस जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
डिवाइड द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट दैट इज ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, यानी कि साइटोप्लाज्म में और इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये हो गया। हैंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट दैट इज ल्यूमिनल, यानी कि इनसाइड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। तो समझ में आया नहीं आया? देखिए मैंने एक छोटा सा माइन्यूट सा स्ट्रक्चर बनाया था, तो इसे अगर आप थोड़ा समझ में आए तो देख लेना। देखिए ये क्या है, सबसे बाहर ये सेल वॉल होगी, ये सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया ये वाला। ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, जितना भी ये पानी के जैसे कलर का दिख रहा है। ठीक है, ये क्या बनाया था मैंने, ये बनाया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जिस पर राइबोसोम्स होते हैं, ये टाइनी स्ट्रक्चर रेड कलर के, ये। ठीक है, तो ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या होता है, ये है न्यूक्लियस आपका, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो क्या है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर टाइप का होता है। ठीक है, तो इस तरह का होता है, ये जो बने हुए ब्लू कलर से ये। ठीक, तो ये क्या कह रहा था अभी जो हमने पढ़ा था, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का पार्ट है, तो उसे क्या कहेंगे हम, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है। ठीक है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला जो पार्ट है, ये है ल्यूमिनल, यानी कि इसके अंदर का पार्ट, तो इसे क्या कहेंगे हम, ल्यूमिनल। तो यही अभी पीछे वाली लाइन में बता रहा था जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हैंस डिवाइड द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर का स्पेस। ये सेल होगी, इसके अंदर की बात चल रही है। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर जो स्पेस है उसे दो भागों में बांट देता है, डेट इज ल्यूमिनल। ल्यूमिनल कौन सा है, इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला, ये वाला, ये वाला अंदर वाला, ये जो ल्यूमिनल लिखा। ठीक है, ये एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर वाला, जैसे ये हो गया, तो ये है आपका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ये बस समझाने के लिए रफ डायग्राम बना दिया बस। ठीक है, तो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शो राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम bearing ribosome on their surface is called rough endoplasmic reticulum। ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो राइबोसोम अटैच, मतलब जिस पे राइबोसोम अटैच होते हैं। ठीक है, तो उसके आउटर सरफेस पे, तो दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, तो उससे क्या कहते हैं हम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइट कर लेते हैं। Endoplasmic reticulum, so ribosome attached to their surface called rough endoplasmic reticulum। ठीक है, in the absence of the ribosome they appear smooth and called smooth endoplasmic reticulum। और जिस पर राइबोसोम नहीं होते उसे कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए आगे वाली लाइन में चलते हैं, इसे थोड़ा ब्लू करते हैं। ठीक है, तो रफ, देखिए rough endoplasmic reticulum is frequently observed in the cell activity involved in the protein synthesis and secretion। तो ये क्या है, frequently observed in the cell actively, ये क्या है, सेल में एक्टिव रहता है। ठीक है, सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। काय में इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। सीक्रेशन कैसे, मतलब जो भी सीक्रेट करना होता है जरूरी चीज़ें उनमें। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन सेल एक्टिविटी इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस और सेक्रेशन। अब आपसे पूछता है कोई कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, तो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, जैसे मैंने डायग्राम में बनाया, तो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ में कंटिन्यूस होता है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला। ठीक है, तो इसी तरह से होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो ये क्या करता है, लिपिड। ठीक है, लिपिड का सिंथेसिस करता है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन और सिंथेसाइज इन एसईआर। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे भी कर लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है
मेजर साइटोसिंथेसिस में लिपिड क्या करते हैं, लिपिड, ये मैंने यहाँ भी लिख रखा है साइड में, जो आपको याद रहे आसानी से, ठीक है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन, तो ये स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस भी करता है एनिमल सेल, ठीक है। तो ये बात थी आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसमें क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, रफ होता है और स्मूथ होता है। रफ कौन सा होता है, जिसमें राइबोसोम होते हैं, और स्मूथ क्या होता है, जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। रफ का काम प्रोटीन सिंथेसिस होता है और स्मूथ का काम ये लिपिड सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसी बोलते हैं, ठीक है। गोल्जी एपरेटस हो गया या गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया। तो क्या करता है, मॉडिफाइड प्रोटीन, ठीक है, मॉडिफाइड करता है प्रोटीन को। तो देखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कैमिलो गोल्जी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व द डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। तो ये भी क्या होता है, न्यूक्लियस के पास ही होता है, क्योंकि काम एक दूसरे से जुड़ा होता है तो एक दूसरे के पास ही रहेंगे, ठीक है। तो कैमिलो गोगली ने ना 1898 में फर्स्ट ऑब्जर्व किया डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर। रेटिकुलर मतलब ये इस तरह के स्ट्रक्चर कुछ, ठीक है, नियर द न्यूक्लियस। दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम। तो इसके डिस्कवर होने के बाद में इसने क्या नाम दिया ना, गोल्जी बॉडीज, ठीक है, गोल्जी बॉडीज। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स और सिस्टर्नी ऑफ द 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर, ठीक है। तो ये डायमीटर में कितने होते हैं, 0.5 से 1 डायमीटर के होते हैं, ठीक है। तो दीज आर स्टेगर्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या होते हैं, एक बिखरे होते हैं एक दूसरे के पैरेलल में। पैरेलल मतलब जैसे ये हो गया एक, ये तो ये एक दूसरे के पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। वेरिड नंबर ऑफ द सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन ए गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देखिए ये क्या है, ये है एक सिस्टर्नी, ये यहाँ लिखा भी है, ये और ये मतलब एक को सिस्टर्नी बोलेंगे, तो इन्होंने दोनों को दिखा रखा है, ये कि इन दोनों ये इस चीज़ को सिस्टर्नी बोलते हैं। तो क्या हो सकता है कि एक जो गोल्जी बॉडी है, तो उस एक जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसमें वेरिड नंबर की ये सिस्टर्नी हो सकती है। जैसे इसमें कितनी दिख रही है, 1 2 3 4 5, जैसे इसमें 5 दिख रही है मेनली, ठीक है, लेकिन ये 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो वेरिड नंबर का ये मतलब हुआ, वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन ए गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो दीज द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद द डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस। देखिए ये क्या होती हैं, अरेंज होती हैं कंसेंट्रिकली, मतलब कि सेंटर की तरफ, जैसे ये सेंटर हो गया तो इसके आसपास ही होती हैं, अरेंज नियर द न्यूक्लियस के पास अरेंज होती हैं, विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सिस और द फॉर्मिंग फेस एंड कॉनकेव ट्रांस। देखिए इसकी दो फॉर्म होती है, एक सिस होती है, एक ट्रांस होती है, ठीक है। सिस का क्या काम होता है, सिस बोलते हैं, मान लीजिए थोड़ा एक सेल बना लेते हैं, देखिए छोटा सी बना रहा हूँ, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ये है एक आपका, ये है ये गोल्जी एपरेटिस, ठीक है। तो गोल्जी एपरेटिस मान लीजिए ये होगी सिस्टर्नी, ठीक है। तो और ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अगर हम इसे सिस फॉर्म कहेंगे तो सिस फॉर्म का क्या मतलब होता है, समझाने के लिए बस रफ डायग्राम बना रहा हूँ। सिस फॉर्म तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली, तो वो क्या कर रहा था, ये कर रहा था प्रोटीन बना रहा था, ठीक है, प्रोटीन बना रहा था। तो ये क्या है, सिस फॉर्म जो है रिसीव करेगी प्रोटीन को यहाँ से, ठीक है। तो ये होता है सिस फॉर्म का फंक्शन। तो विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग और द फॉर्मिंग, ठीक है, फेस। एंड कॉनकेव को क्या कहते हैं, एंड कॉनकेव जो होती है वो ट्रांस होती है, और द मैच्योरिंग फेस, जो इन्होंने बताया मैच्योरिंग फेस, ठीक है। तो अभी आगे देखेंगे तो समझ में आएगा। द सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनल आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। तो देखिए ये सिस और ट्रांस तो सिस और ट्रांस ये इंटायरली डिफरेंट होती हैं, लेकिन इनका फंक्शन जो है इंटरकनेक्टेड होता है एक दूसरे से, ठीक।
हाँ, तो हम बात कर रहे थे गोल्जी एपरेटिस के बारे में, ठीक है। तो गोल्जी एपरेटिस, हाँ, तो गोल्जी एपरेटिस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो प्रिंसिपली क्या फंक्शन करता है? पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल। क्या मटेरियल? देखते हैं क्या मटेरियल करता है। एंड टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, गोल्जी एपरेटिस का प्रिंसिपली काम क्या बता रहा है? पैकेजिंग, ठीक है। तो पैकेजिंग काम हो गया। उसके बाद अगली लाइन में बोल रहा है, देखिए ये एक तरह की सेल होगी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इसी के अंदर गोल्जी एपरेटिस होगा आपका, ठीक है। कहीं गोल्जी एपरेटिस होगा, ये सिस्टर नहीं होगी इसी की तरह की, तो इसे गोल्जी एपरेटिस बोल देंगे। तो इसने पैकिंग करके निकाल दिया मटेरियल बाहर, ठीक है। ये सेल के अंदर ही है। तो देखिए अगर अब सेल के अंदर ज़रूरत है तो डिलीवर करेगा तो इंट्रा सेलुलर यानी कि सेल के अंदर डिलीवर करेगा टारगेट, और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल, या सेल के बाहर भी भेज सकता है, मतलब दूसरी सेल के लिए, या मतलब दो सेल के बीच में कहीं ज़रूरत पड़ी है तो वहाँ भेज सकता है। तो ये कहना चाह रहा है मटेरियल्स टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी एपरेटस एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। तो देखिए, तो मटेरियल जो है पैकेज होता है, कैसे होता है? मटेरियल टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स मतलब छोटे छोटे पाउच होते हैं इस तरह के, तो उन्हें वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस। तो देखिए इसकी सिस फेस जो है, मान लीजिए ये वाली सिस फेस है इसकी, ठीक है, जो ऊपर भी बताया गया था। ये क्या है? ये सिस फेस है। तो ये क्लोजली रिलेशन में होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो यहाँ से जो है प्रोटीन लेती है और उसके बाद प्रोटीन अंदर लेती है, उसके बाद में मॉडिफाई करती है और पैकिंग करती है, ठीक है। तो सिस फेस इसलिए क्लोज रिलेशन में होती है किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ये दे रखा है फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी एपरेटस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज होता है सिस फेस ऑफ गोल्जी एपरेटस, ठीक है। गोल्जी एपरेटस की सिस फॉर्म के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज होता है, ठीक है। एंड मूव टुवार्ड्स द मैच्योरिंग फेज, और जो मटेरियल बना है वो मूव करता है, मतलब प्रोटीन ही बनाता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो मूव करता है किसकी साइड? मैच्योरिंग फेज की साइड, ठीक है। तो ये मतलब है इसका। तो दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्जी एपरेटस रिमेन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए यहाँ इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है कि मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाई द गोल्जी एपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, के गोल्जी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज उसमें क्यों होता है, मतलब उसके साथ क्यों जुड़ा होता है, ठीक है। ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी एपरेटस बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेस। देखिए ए नंबर ऑफ प्रोटीन यानी कि कई तरह की प्रोटीन या बहुत सारी प्रोटीन जो सिंथेसाइज होती है कहाँ पे? राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो राइबोसोम है उनमें सिंथेसाइज होती है, मतलब बनती है। आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी एपरेटस। तो ये क्या होती है? मॉडिफाइड होती है। जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि गोल्जी एपरेटस का क्या काम होता है कि प्रोटीन को मॉडिफाई करना होता है और पैकिंग करना होता है। तो देखिए कहाँ मॉडिफाई होती है? इन द सिस्टर्नी, यानी कि गोल्जी एपरेटस के अंदर ही हो रही है। सिस्टर्नी जो पार्ट है गोल्जी एपरेटस के पार्ट है, तो मॉडिफाई हो गई एंड बिफोर दे आर रिलीज, मतलब रिलीज होने से पहले मॉडिफाई होंगी, जाहिर सी बात है। एंड फिर उसके बाद जो होती है रिलीज हो जाती है ट्रांसफेस के थ्रू, ठीक है। गोल्जी एपरेटस इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये क्या होते हैं? प्रोटीन के टाइप होते हैं। ये जैसे दे रखे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो ये बात होगी। ये था आपका गोल्जी एपरेटस। इसके बाद बात करते हैं हम लाइसोसोम की। देखिए ये लाइसोसोम, हाँ, तो हम बात कर रहे थे लाइसोसोम। तो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। अभी थोड़ी देर ऊपर भी पहले बताया था, ऊपर वेसिकल क्या होते हैं? छोटे छोटे पाउच होते हैं। ये छोटे छोटे पाउच होते हैं। तो ये क्या होते हैं? इनके अंदर प्रोटीन भरी होती है, ठीक है, या प्रोटीन के अदर फॉर्म, मेनली प्रोटीन ही होती है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। देखिए ये बता रखा है, जो गोल्जी एपरेटस पैकिंग करता है ना, उसी को क्या क्या बोलते हैं? लाइसोसोम, ठीक।
द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रेटेड एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सॉरी, ये दोबारा पढ़ते हैं। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक मतलब किसी चीज़ को घोलने वाले या मतलब डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो होते हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो ये रिच होते हैं उसमें, मतलब इनके लाइसोसोम के अंदर जो है उस तरह के हार्मोन होते हैं। अभी कहेंगे कि सर अभी तो आप प्रोटीन बोल रहे थे, तो हार्मोन भी जो है वो प्रोटीन का एक टाइप होता है, ठीक है। तो हार्मोन भरे होते हैं। तो जैसे क्या क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखेंगे, यानी कि हाईलाइट कर लेते हैं। तो हाइड्रोलाइज एंजाइम में क्या कहते हैं, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, हाँ, जो फैट को पचाता है, ठीक है। उसके बाद हो गया प्रोटीएज। प्रोटीएज मतलब जो प्रोटीन को पचाता है, मतलब डाइजेस्ट करता है। उसके बाद होगा कार्बोहाइड्रेज, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ठीक है। ये तीनों तरह के हो गए, ठीक है। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, और एसिडिक पीएच पे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक। दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड और साथ में न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट करने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं, या उन्हें डाइजेस्ट कर सकते हैं या करते हैं। ये था आपका लाइसोसोम। अब बात करते हैं वैक्यूल। ये आगे वैक्यूल भाई साहब की। वैक्यूल जैसे कि मैंने शायद पता नहीं आपको बताया नहीं बता, तो वैक्यूल जो होते हैं एक तरह के डस्टबिन का काम करते हैं। जैसे डस्टबिन होता है ना हमारे घर में, तो इसी तरह से सेल के अंदर एक तरह का डस्टबिन होता है। उसमें जो भी अब फालतू का वेस्ट होता है तो वो सब भेज देती है सेल, तो उसे वैक्यूल बोलते हैं। देखिए देखते हैं क्या क्या है। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। हाँ, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, और कहाँ पाया जाएगा। इट कंटेन वाटर, ठीक है। सैप मतलब एक तरह का फ्लूइड ही हो गया, जो मिक्सचर होता है कई सारी चीज़ों का। और सीक्रेटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। देखिए क्या कह रहा है, कंटेन वाटर, सैप, एक्सेट्री प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। जो मटेरियल सेल के लिए यूजफुल नहीं होता, मतलब काम का नहीं होता, तो वो सब कहाँ पाया जाता है, वैक्यूल में। द वैक्यूल इज बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो देखिए वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। एक वैक्यूल है, उसकी जो मेम्ब्रेन है, देखिए ये एक सेल हो गई। कहाँ बनाई थी हमने सेल, चलिए दूसरी बनाते हैं, एक और अच्छी सी, थोड़ी बड़ी सी, उसके अंदर वैक्यूल बनेंगे, ठीक है। ये होगी सेल। इसके बाद सीधे चलो वैक्यूल ही बना लेते हैं, वो फालतू की चीज़ के बनाए। एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, तो इसे हम बोलेंगे वैक्यूल, ठीक है। तो ये हो गया वैक्यूल। तो इसकी जो मेम्ब्रेन है ये क्या हो गई, ये हो गई टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे हम, टोनोप्लास्ट। इन द प्लांट सेल वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई, हाँ, इन द प्लांट सेल वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो देखिए अगर कोई प्लांट सेल है तो वैक्यूल कितना बड़ा हो सकता है, यानी कि 90% स्पेस को घेर सकता है। ये बताना चाह रहा है कि 90% जो हो सकता है उसमें वैक्यूल ही हो सकता है, ठीक है, उसके साइटोप्लाज्म में। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। Hence the concentration is significantly higher in the vacuole than the cytoplasm। तो देखिए कहना चाह रहा है कि प्लांट सेल में, मेनली प्लांट सेल में जो ये टोनोप्लास्ट होती है, ये जो टोनोप्लास्ट होती है, ये क्या करती है, मतलब उसमें से आयन, मतलब जो सेल के यूज का काम नहीं है, सेल से बाहर तो निकालना ही पड़ेगा। अब बाहर निकालना तो हो सकता है उसमें एनर्जी भी खर्च करनी पड़े। ये बता रहे हैं ना कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मतलब होता है कि अंदर उस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा। मान लीजिए यहाँ जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आपको यहाँ ज़्यादा होगी क्योंकि क्या है, डस्टबिन है, कूड़ा करकट सब इसी में होगा। तो यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये यहाँ कम है।
तो निकालना तो ये कम वाली भी पड़ेगी ना सेल को बाहर, तो क्या है एनर्जी खर्च करेगी सेल और इसे भी इसके अंदर भेज देगी। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा है। इन प्लांट टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन, के मतलब कि कई तरह के आयन और मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसका मतलब यही हो गया। हैंस द कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल, वही जो मैं बता रहा कि वैक्यूल में अगर ज़्यादा भी होगी ना तो तब भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू जाना पड़ेगा इसमें। ठीक, इन द साइटोप्लाज्म। इन अमीबा, अब बात कर अमीबा की। द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, तो अमीबा में जो होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब इसके सेल के अंदर ओस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, तो ये ज़रूरी होता है। एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। इन मैनली सेल एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय द इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल, जैसे प्रोटिस्ट होते हैं, ऊपर भी आपने देखा था कि प्रोटिस्टा भी होते हैं एनिमल सेल में, वो प्लांट सेल में आते हैं ना प्रोटिस्ट, तो उनके अंदर क्या होता है फूड वैक्यूल होता है। एंड फॉर्म बाय द इंगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल, तो वो क्या करते हैं फूड पार्टिकल को इंगल्फ कर लेते हैं, इसलिए उन्हें फूड वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो ये था वैक्यूल का बात। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो इसका जो डायमीटर होता है ये होता है आपका कितना होता है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। तो ये याद रखना, कभी कभी ये डायरेक्टली पूछ लेता। ठीक है, तो बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल को बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियम। ठीक है, अनलेस स्पेसिफिकली स्टैंड, जब तक स्पेसिफिकली स्टैंड ना हो, आर नॉट ईजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, कि इसे स्पेसिफिकली स्टैंड मतलब कलर किया जाएगा, देखने से पहले स्पेसिफिक कलर होगा कुछ, उसके बाद ही आप इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो, वरना नहीं देख पाओगे। ठीक है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, तो सेल की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है मतलब जो उसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसमें अलग अलग नंबर हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। जैसे एक सेल है तो इसके अंदर 50 माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, 2-4 भी हो सकती हैं, मतलब वेरिएबल होता है नंबर उसकी फिजियोलॉजी के हिसाब से। फिजियोलॉजी कहते हैं मतलब उसका जो फंक्शन है नॉर्मल। ठीक, इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएशन इज ऑब्जर्व, तो इसमें जो होता है इसकी शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएशन, मतलब वेरिएबिलिटी होती है काफ़ी इसकी शेप में भी और साइज में भी। ठीक है, टिपिकली इट इज़ शूशेज शेप और सिलेंड्रिकल हैविंग ए डायमीटर, इतना जो मैंने अभी बताया। ठीक है, तो शूशेज शेप अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो कुछ इस तरह के दिखेगी, इस तरह की कुछ होती है सिलेंड्रिकल टाइप, इस तरह की। ठीक है, तो ये होती है शूशेज शेप, और सिलेंड्रिकल भी लगभग ऐसी होती है। ठीक है, सिलेंड्रिकल हैविंग डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर, लेंथ कितनी होती है 1.0 to 4.1। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग द ल्यूमेन। ठीक है, तो ये कैसी होती है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। देखिए एनसीईआरटी में इसका अच्छा डायग्राम दिया गया है, तो यहीं से समझते हैं। देखिए आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये क्या है ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक, तो ये आउटर मेम्ब्रेन होगी, ये इनर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट। एक्वस कंपार्टमेंट मतलब 2 खानों में बांट रही है इसे, इसके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है इसे 2 खानों में बांट रही है। दैट इज आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। एक हो गया बाहर वाला खाना, एक हो गया अंदर वाला खाना। खाना मतलब फोन नहीं, मतलब कंपार्टमेंट। ठीक है, बनाते हैं ना जैसे 4 खाने बना लिए हमने, ये एक ये दूसरा खाना तीसरा चौथा इस तरह का। ठीक, आम भाषा में बोलते हैं। ठीक है, डेट इज आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ ए डेंस हीमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। तो जो अंदर वाला जो ये होता है कंपार्टमेंट, तो इसमें जो है एक हीमोजीनियस मतलब एक जैसा कोई पदार्थ भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इसे हमने बोल दिया मैट्रिक्स। एक ग्रीन सा जो दिख रहा है थोड़ा सा आपको लाइट ग्रीन, इसी की बात कर रहा है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो इसकी सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है, वो क्या करती है इसकी बाहर वाली बाउंड्री बनाती है।
जाहिर सी बात है वाटर मेम्ब्रेन ही बनाएगी बाहर वाली बाउंड्री, ठीक। कंटिन्यूस लिमिटेड बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड द क्रिस्टे, सिंगल बोलते हैं क्रिस्टा। तो देखिए ये जो है ये दीज आर द क्रिस्टा, ये क्या बना रही है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इनर बोलने क्रिस्टा, ठीक है, और मल्टीपल को क्या बोलेंगे, क्रिस्टाई, ठीक। टुवर्ड द मैट्रिक्स, तो ये किसकी ओर बनने है, मैट्रिक्स की ओर। ये मैट्रिक्स है ना ग्रीन वाला, तो ये हो गया क्रिस्टा, ठीक है। टुवर्ड द मैट्रिक्स द क्रिस्टा इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओवन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। तो ये जो होती हैं द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओवन स्पेसिफिक एंजाइम, तो इनके स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के हिसाब से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। एक होता है एनारोबिक, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगी उसमें, ठीक है, एनारोबिक। और एरोबिक होगा तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी, ठीक। तो ये होता है, ठीक है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस, ठीक है, या रसोई घर हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। पावर हाउस यानी कि क्या करता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोड्यूस किसकी फॉर्म में करता है, एटीपी की फॉर्म में करता है, ठीक है। एटीपी आगे आप पढ़ेंगे कि एटीपी क्या होता है, तो उसकी फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिंगल सर्कुलर डीएनए। मैट्रिक्स कहाँ होता है, इसका एक अपना पर्सनल डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, जो एक तो सेल का होता ही है, जो भी सेल में होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। फिर आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल, और इसके कुछ अपने राइबोसोम भी होते हैं पर्सनल, ठीक, जो होते हैं 70s के, जो 70s हमने कहाँ देखे थे, प्रोकैरियोटिक सेल में। एंड द कंपार्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, सॉरी कंपार्टमेंट नहीं, कंपोनेंट। एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, और ये जो और कंपोनेंट जो भी रिक्वायर्ड होंगे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो सब होते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। फिजन का मतलब होता है ये है, यहाँ से टूट गई, दो बन गए, ऐसा कुछ होता है फिजन में। आगे आप पढ़ेंगे, ये है आपका कहाँ दे रखा है, ये 12th क्लास की जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी की बुक है, तो उसमें शायद फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में है, वहाँ दे रखा है द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, ठीक है। अब बात करते हैं प्लास्टिड की, होगी ना सारी बात, हाँ। अब बात करते हैं प्लास्टिड की। देखिए प्लास्टिड के बारे में थोड़ा सा पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ऐसी ये मैंने रफली राइट किया था। देखिए प्लास्टिड का मेन काम क्या होता है, ये क्या होता है, किसी पर्टिकुलर प्लांट को या तो कलर देगा, कलर देने का काम होता है, फोटोसिंथेसिस का काम होता है, और कुछ जो मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन को स्टोर करने का भी काम होता है, ठीक है। ये मेनली फंक्शन हो गया, ये बात कर रहे हैं प्लास्टिड की, ठीक है। प्लास्टिड के अंदर होते हैं 3 कंपोनेंट। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट की बात हम करते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड्स बॉडी। ये क्या किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ये मोटा मोटा है, ठीक है, अभी पढ़ेंगे एक एक लाइन तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद करते हैं हम क्रोमोप्लास्ट की बात, ठीक। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड बॉडी होती है और ज़ैंथोफिल्स होती हैं। तो ये इनके मतलब ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं कलर। क्या प्रोवाइड करते हैं, कलर, और पर्टिकुलर कलर के प्लांट देखेंगे तुमने तो ये कलर में कैसे होते हैं, ये येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया, ठीक है। तो ये कलर प्रोवाइड करते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट में जैसे एमाइलोप्लास्ट होता है, तो वो क्या करता है, कार्ब का स्टोरेज करता है, कार्ब मतलब कार्बोहाइड्रेट का। एलियोप्लास्ट होता है ऑयल और फैट का स्टोरेज करता है, और एलियोरोप्लास्ट होता है, ये करता है प्रोटीन का स्टोरेज, ठीक। एलियो से ऑयल याद कर सकते हो, एलियोरो से प्रोटीन, और एमाइलो से एमाइलेज, लाइपे, इस तरह से एमाइलेज क्या करता है, तो इस तरह से याद कर सकते हो।
तो चलिए पढ़ते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनोड्स। यूग्लिनोड्स क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? ये भी फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना बनाते हैं। ये आगे तो पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनोड्स। दीज आर ईजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। ये इतने बड़े होते हैं, तुम आप इन्हें आप आसानी से माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट। ये अभी बात कर रहे हैं केवल प्लास्टिड की। तो ये क्या करते हैं? इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट। ये क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं प्लांट को एक स्पेसिफिक कलर, ठीक है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो हम प्लास्टिड को क्लासीफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरी में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, जैसे मैंने ऊपर बताया, एंड कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं लाइट को, और जो हेल्पफुल होती है किसमें? फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट। तो क्रोमोप्लास्ट में क्या क्या होता है? कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं लाइक कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, ठीक है। ये क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट हुए। दे गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट ए येलो, ऑरेंज और रेड कलर। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? येलो, ऑरेंज और रेड कलर, ठीक है। तो ये कलर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आती है बात ल्यूकोप्लास्ट की। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड। ये जो प्लास्टिड होते हैं ये कलरलेस होते हैं, ठीक है, इनका कोई कलर नहीं होता। तो फिर इनका काम क्या होता है? अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। स्टोर न्यूट्रिएंट, मतलब कि स्टोरेज करते हैं न्यूट्रिएंट का। जैसे एमाइलोप्लास्ट किसका स्टोरेज करता है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, ठीक है, एमाइलोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट किसका करता है? स्टोर ऑयल एंड फैट्स, ठीक है। उसके बाद है एल्यूरोप्लास्ट, जो करते हैं स्टोर प्रोटीन। ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ठीक। थोड़ा जूम करके देखिए, ठीक है, यही सब लिख रखा है, ठीक है। ये बात हो गई अब तक इन प्लास्टिड की। तो देखिए इतना तो हो गया, लेकिन जो है आपका क्लोरोप्लास्ट एक इम्पोर्टेंट है जो फोटोसिंथेसिस में आगे भी पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ थोड़ा और डिटेल में दे रखा है इन्होंने क्लोरोप्लास्ट के बारे में। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स। देखिए ये बात कर रहा है मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स। तो मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। देखिए कोई प्लांट की पत्तियाँ, देखिए कोशिश करते हैं बनाने की। इतने अच्छे ड्राइंग तो है ना हमारी खैर, ठीक है। ये कोई प्लांट की लीव्स हैं, ठीक है, ठीक। तो इसके कोई ये वाला अगर पार्ट, हम इतना सा पार्ट निकाल के देखें जूम करके, जूम तो ये मान लीजिए मेसोफिल सेल्स है, ठीक है। तो इसी में जो है क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये क्या है? मेसोफिल सेल, मेसोफिल, ठीक है। ये क्या है? मेसोफिल, ये है मेसोफिल सेल, ठीक। और ये क्या है? ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पाई जाती है? मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स, ठीक, मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स। तो देखिए अब इसके उसके बारे में बात करें। दीज आर लेंस शेप्ड, मतलब लेंस देखा ना, बीच में से कुछ मोटे होते हैं कुछ पतले होते हैं, उस तरह के गोल होते हैं। ओवल शेप में होते हैं, स्फेरिकल, डिस्कोइड और इवन रिबन लाइक, जैसा रिबन होता है ना ऐसा लंबा सा, इस तरह के होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनल हैविंग वेरिएबल लेंथ, इनकी लेंथ कितनी है? 5 to 10 माइक्रोमीटर, एंड विड्थ कितनी होती है? 2 to 4 माइक्रोमीटर, ठीक। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell ऑफ द क्लैमाइडोमोनास। तो इनके जो नंबर होते हैं, मतलब नंबर में डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है क्लैमाइडोमोनास का, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिज्म ही होता है, ठीक है, क्लैमाइडोमोनास। तो उसकी बात कर रहे हैं। एक ग्रीन एल्गा क्या होता है? एक ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की कौन सी कैटेगरी में आता है? एल्गी में,
ठीक है। एक ग्रीन एल्गी होता है, एक ग्रीन एल्गी, तो ये क्या करता है 20 से 40 इन द मेसोफिल सेल, ठीक है। तो ये 1 से लेके कितने हो सकते हैं 1 पर सेल टू 20 to 40 तक हो सकते हैं, ठीक है। नंबर में 1 से लेके 40 तक हो सकते हैं क्लामाइडोमोनास की पर सेल में, ठीक है। ठीक, इसके बाद करते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। जैसे वो होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। देखिए इसके भी डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये दे रखा है आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली है, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। इसके बाद दे रखे है इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया आपकी इनर मेम्ब्रेन। कलर का डिफरेंस दिख रहा है क्लियर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक। तो उसके बाद करते हैं इसमें कह रहा था कि इनर वाली जो मेम्ब्रेन है ये क्या होती है लेस परमेबल होती है, मतलब ये कम एंट्री देती है चीज़ों को अंदर आने की और बाहर जाने की, यानी कि लेस परमेबल होती है। इसमें से कुछ ही खास चीज़ केवल वो आ जा सकती हैं अंदर और बाहर, ठीक। ये बताना चाह रहा है लिमिटेड बाय द मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट को कहाँ था रिलेटिवली लेस परमेबल द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। तो देखिए जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन, ये जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है ये जिस स्पेस को घेरे रखेगी उसे अंदर वाले उसको कहेंगे हम क्या कहेंगे स्ट्रोमा, उसे हम बोलेंगे स्ट्रोमा। ये है स्ट्रोमा, ये रहा स्ट्रोमा, ये अंदर वाला जो स्पेस है उसे हम बोलेंगे स्ट्रोमा। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड द थैलाकोइड्स। ये जो आपको गोल सिक्के से दिख रहे हैं ना, ये इसकी बात कर रहा है, इन्हें क्या बोलते हैं हम थैलाकोइड्स। ये सिंगल एक केवल, ये कई सारे दिख रहे हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5, तो इसमें से एक जो गोल वाला हिस्सा दिख रहा है उसे बोल रहे हैं हम थैलाकोइड्स। आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है, ये जो अंदर वाला जो स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन को जिसने घेर रखा है, इनर मेम्ब्रेन ने जिसको घेर रखा है उसे बोलेंगे स्ट्रोमा, और उसके अंदर जो एक सिंगल कॉइन का जैसा लग रहा है उसे बोलेंगे हम थैलाकोइड्स, ठीक है। बस ये टर्मिनोलॉजी समझनी है इसमें, इसी पे क्वेश्चन बन जाता है। थैलाकोइड्स आर अरेंज इन द स्टेक लाइक द प्लेस ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रेना। तो देखिए ये एक मतलब ढेर लग रहा है ना, जैसे लाइन सी सिक्कों की, एक सिक्का यहाँ रख दिया, सिक्का यहाँ रख दिया, सिक्का यहाँ रख दिया, ऐसे ऐसे। तो ये जो है पूरा ये इस तरह का जो बना हुआ है या ये बना हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ग्रेना, ठीक है। और अगर एक की बात करेंगे उसे बोलेंगे ग्रेनम। मान लीजिए हम इसकी एक सिंगल की बात कर रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे ग्रेनम, ठीक है। और अगर बहुत सारी की बात कर रहे हैं कि सब ये क्या है तो ये है ग्रेना, ठीक है। इंटरग्रेनल थैलाकोइड्स या बोलेंगे इंटरग्रेनल थैलाकोइड्स। इन एडिशन इसके साथ देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कॉल्ड द स्ट्रोमा लेमेला कनेक्टिंग द थैलाकोइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना। देखिए जैसे ये मल्टीपल ग्रेना है, एक ग्रेना ये है, एक ग्रेना ये है, ठीक है, सॉरी ग्रेनम ये है, एक ग्रेनम ये है, क्योंकि एक एक की बात कर रहे हैं। अगर हम सब की बात करेंगे तो ये है ग्रेना। तो ये जो डिफरेंट ग्रेना को आपस में जोड़ कर रखते हैं, ये जो जोड़ के रखते हैं इसे क्या बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेला, ठीक। यही बताना चाह रहा था यहाँ पे, स्ट्रोमा लेमेला जो इन सबको जोड़ के रखता है, किसे थैलाकोइड्स को, ठीक है, एक एक स्ट्रोमा के। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकोइड इनक्लोज ए स्पेस कॉल्ड द ल्यूमन। तो देखिए थैलाकोइड क्या होता है अभी बताया ना, ये सिंगल सिक्का होता है, इसे बोलते हैं थैलाकोइड। तो मान लीजिए एक सिंगल थैलाकोइड है ये वाला, ठीक है, तो इसके जो अंदर जो स्पेस है उसे बोलेंगे हम ल्यूमेन। क्या बोलेंगे ल्यूमेन। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो ये क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, यानी कि खाना बनाते कुल मिला के, किसकी हेल्प से, फोटोसिंथेसिस, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये क्या करते हैं ट्रैप करते हैं धूप को या एनर्जी को, ठीक है, उससे क्या बनाते हैं फूड बनाते हैं बेसिकली, ठीक है, फूड बनाते हैं प्लांट के लिए, ठीक है। तो इसमें बता रखा है द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम। तो ये क्या क्या एंजाइम कंटेन करता है, क्या करता है स्ट्रोमा करता है, रखता है अपने पास एंजाइम जो हेल्प करते हैं उसे किसमें सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, यानी कि फूड सिंथेसिस में। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। देखिए ये क्या करता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी रखता है अपना पर्सनल, सेल का तो होगा उसके साथ में इसका भी होगा,
ठीक है, जैसे अभी आपने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था, सिंगल स्टैंडर्ड था, इसमें क्या है डबल स्टैंडर्ड। ये छोटी छोटी डिटेल भी आपको क्लियर हो जाएंगी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो, ठीक है। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, राइबोसोम भी होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलोपॉइड्स, क्लोरोफिल जो होते हैं, क्लोरोफिल कहाँ होते हैं, थैलोपॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होते हैं थैलोपॉइड्स में, थैलोपॉइड में सिंगल सिक्के के अंदर जो आपको दिखेगा क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। दिस राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, यानी कि 70s के होते हैं देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। तो देखिए जैसे जिस तरह के राइबोसोम किस में होते हैं, किस में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल में होते हैं, सॉरी क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, इसी में क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और कहाँ होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ये सब कितने क्या होते हैं, 70s के होते हैं। और साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होंगे, क्योंकि ये क्या है यूकैरियोटिक सेल है, तो इसलिए 80s वाले होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम बताइए, राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में कितने एस के होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में कितने एस के होते हैं। जैसे अभी बताया कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल होगी, प्रोकैरियोटिक सेल होगी, इसमें कितने होंगे 70s, और यूकैरियोटिक में इसमें कितने होंगे 80s के। याद रहेगा, हाँ तो याद रखना। राइबोसोम आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलाडे, जो सबसे पहले देखा है इसने, किसने देखा है, जॉर्ज पैलाडे नाम था साइंटिस्ट का, 1953 में। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्या करते हैं, आरएनए रखते हैं, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एंड प्रोटीन एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। देखिए यूकैरियोटिक सेल में एक अभी तक यही ऑर्गेनेल ऐसा दिखा है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक की तरह। लेकिन इसमें यूकैरियोटिक सेल में 80s के होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में 70s के, ये भी ध्यान रखना। लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, ठीक है, ऐसे स्कैटर्ड होते हैं, साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, बिखरे होते हैं। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s वाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s। ये जो मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ। ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट, देखिए 2 सब यूनिट होती हैं। मान लीजिए एक राइबोसोम है, इसमें 2 सब यूनिट है, एक होती है लार्ज सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट हो गई, एक हो गई स्मॉल सब यूनिट। रिबन लाइक हैज़ 2 सब यूनिट, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। द 2 सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम आर 60s एंड 40s। अगर देखिए अगर 80s का, ये है यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, ये तो अब आपको पता ही चले, बात कर रहे हैं हम 80s की। तो ये इसमें कितने कितने एस के होंगे, जो बिग मतलब लार्ज सब यूनिट होगी, एक होगी लार्ज, एक होगी स्मॉल। तो ये बात कर रहे हैं हम लार्ज की। लार्ज कितनी होगी 60 की, और स्मॉल कितनी होगी, स्मॉल कितनी होगी 40 की, ठीक है, ये 40s की होगी, ठीक है, स्मॉल होगी 40 की। ये देखें, द 2 सब यूनिट ऑफ 80 राइबोसोम आर 60s एंड 40s वाइल दैट ऑफ 70s राइबोसोम आर 50s एंड 30s, ठीक है। मान लीजिए हम 70 का बना लेते हैं, 70s में, तो इसमें लार्ज वाला कितना होगा 50 होगा, और इसमें स्मॉल वाला कितना होगा, इसमें स्मॉल वाला होगा 30s, ठीक है, 30s है। यहाँ एस क्या है, एस है स्वेडबर्ग्स यूनिट, ठीक है, स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है एक्चुअली मतलब नीचे बैठना एक तरह से। तो ये क्या करता है, इट इज़ इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। देखिए डेंसिटी और साइज दोनों को एक साथ मेज़र करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। 80s राइबोसोम आर कंपोज ऑफ 2 सब यूनिट, बोथ 70s एंड 80s, मतलब दोनों 2 तरह की सब यूनिट के बने होते हैं, ठीक है। बस यही, ये था आपका राइबोसोम। अब बात करते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, तो साइटोस्केलेटन क्या होता है देखते हैं।
साइटोस्केलेटन, यानी कि सेल का जो होता है, स्केलेटन का मतलब पता है ना आपको, कंकाल, जैसे हमारे अंदर हड्डियाँ होती हैं जो मतलब सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह रखती हैं। जैसे हार्ट हमारा अपनी हार्ट की जगह है, स्टमक की जगह है, और मसल्स की जगह है अपनी परफेक्ट जगह पर रखती है, मतलब कि उन्हें रोक कर रखती है, थाम के रखती है एक जगह। तो इसी तरह से क्या होता है, सेल के अंदर भी उसका साइटोस्केलेटन होता है, उसे बोलते हैं हम साइटोस्केलेटन, ठीक, जो काफ़ी उसकी शेप को और उसके साइज़ को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो एन elaborate network filamentous proteinous structure consisting of microtubule। देखिए इसमें माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ट्यूब्यूल मतलब इस तरह का कुछ होता है, ये माइक्रो लेवल के होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और कुछ तंतु, फिलामेंट बोलते हैं हिंदी में तंतु को, ठीक है। एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टेड रिफर टू एज साइटोस्केलेटन। देखिए क्या क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं। मान लीजिए माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है, और ये कुछ फिलामेंट है, माइक्रोफिलामेंट हो गए, और कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं, मतलब ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, मतलब ये सब मतलब थाम के रखते हैं, जाली नुमा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो उसे हेल्प करता है, ठीक है। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म कलेक्टिव रिफर टू एज साइटोस्केलेटन, तो उसे हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। इसमें क्या क्या है आपका, साइटोस्केलेटन में क्या क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। कहाँ होती हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, जो क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन को बनाते हैं। द साइटोस्केलेटन इन ए सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट एंड मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। तो कहाँ में हेल्प करता है, इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन। देखिए मैकेनिकल सपोर्ट मतलब जैसे मैकेनिकल सपोर्ट हम अपनी बात करें, मान लीजिए हमें कोई इंजरी हो गई, चोट लग गई, मान लीजिए हमारी चेस्ट पर कोई प्रेशर आ गया, तो क्या करेगा मैकेनिकल सपोर्ट के, जैसे हमारी जो रिब्स हैं वो प्रोटेक्ट करती है हमारे हार्ट को, ठीक है। इस तरह से हो गया मैकेनिकल सपोर्ट होगी। उसके बाद है मोटिलिटी, अगर हमारी शरीर में एक भी हड्डी ना हो, मतलब बोन ना हो, तो हम क्या चल सकते हैं, बिना बोन्स के नहीं चल सकते। तो इसलिए इसी तरह से मोटिलिटी में हेल्प करता है। एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, तो देखिए जो सेल की शेप है उसको भी मेंटेन करता है, ठीक है। मेंटेन कैसे करता है, मान लीजिए हमारी एक मतलब फेस की हड्डी मान लीजिए एक साइड की थोड़ी छोटी है, तो हमारा फेस कैसा दिखेगा, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी इसी तरह से, ठीक है। तो यही बता रहा है कि साइटोस्केलेटन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला की, ठीक है। तो सीलिया जो अभी ऊपर भी देखा था, पहले कहीं आया था, तो सीलिया क्या होता है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मान लीजिए सेल होगी, तो सेल से निकलता है इस तरह का एक फिलामेंट टाइप, ठीक है। ये सीलिया इस तरह का होता है लगभग। तो अब देखें हम सीलिया के अंदर क्या क्या होता है। देखिए सीलिया सिंगल बोलते हैं सीलियम, एंड फ्लैजेला सिंगल होता है फ्लैजेलम, ठीक है। एक सीलिया हो गया, एक फ्लैजेला हो गया। तो अब बात करते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला की, ठीक है। सीलिया एंड फ्लैजेला, तो देखिए सीलिया क्या होता है, ये एक तरह की सेल होगी, और उसमें से बारीक बारीक जो निकल रहे होते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उन्हें बोलते हैं सीलिया, ठीक है। और उसके बाद एक सेल होगी, और एक लंबा सा निकला होता है तंतु, जो क्या में मोटिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। और सीलिया का में हेल्प करता था, सीलिया हेल्प करता था आपका उसमें किसी एक जगह चिपके रहने में। ये किस में हेल्प करता है, ये करता है मोटिलिटी में हेल्प, मतलब कि मूवमेंट में सेल के, ठीक है। तो सीलिया सिंगल हो गया सीलियम, एंड फ्लैजेला ये हो फ्लैजेलम, आर हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। किसकी आउट ग्रोथ होती है, सेल मेम्ब्रेन की। ये एक सेल हो गई, एक सेल होगी, वो तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये क्या है बताओ, ये है फ्लैजेला, ये क्या है फ्लैजेला। और ये जो माइन्यूट से होते हैं, ये होते हैं आपके सीलिया, ये होते हैं सीलिया, ठीक है। इसी तरह से ये क्या होते हैं, आउट ग्रोथ होती है और सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की ग्रोथ होती है। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स। तो देखिए ये स्मॉल स्ट्रक्चर है ना सीलिया, ये वाले जो बनाए मैंने स्मॉल स्ट्रक्चर है, ठीक, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द आइदर सेल और द सपोर्टिंग फ्लूइड। तो देखिए ये क्या हेल्प करते हैं, ये यहाँ इन्होंने दे रखा है कि कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर,
तो देखिए यहाँ इन्होंने बता रखा है कि हो सकता है कि सेल के मूवमेंट में भी हेल्प करें थोड़ा बहुत माइन्यूट सा, लेकिन ये इनका जो मेनली फंक्शन होता है, मान लीजिए ये सेल है और यहाँ फ्लूइड है, कोई फ्लूइड भरा है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, ये हो गई हमारी ट्रैकिया। ट्रैकिया जानता कोई क्या होता है? सांस लेने की नली, ठीक है। ये मान लीजिए ये ट्रैकिया होगी, तो इसमें इस तरह की रिंग होती है कुछ, ठीक है। ये जिन्हें बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है। कार्टिलेज मतलब कार्टिलेज की बनी होती है रिंग, जिससे ये चिपके ना पाइप आपस में। तो ये होता है सांस वाला पाइप हमारा, ठीक है। जो हम खाना खाते हैं, जो उसे ईसोफेगस बोलते हैं, ईसोफेगस में खाना जाता है, ये उसके जस्ट आगे की साइड में रहता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ट्रैकिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो म्यूकस मतलब कुछ भी रिलीज होता है फ्लूइड, उसे म्यूकस बोलते हैं ना, रिलीज़ करती रहती हैं, म्यूकस सेल होती हैं वो रिलीज़ करती रहती हैं। तो इसमें जो यहाँ जो ये सेल हैं बारीक बारीक सी, तो इनमें क्या होता है, सीलिया होता है। ये क्या करती रहती हैं, सारे म्यूकस को ऐसे ऊपर की साइड मूवमेंट कराती रहती हैं, मतलब कि सीक्रेशन को बाहर की ओर भेजती रहती हैं। तो सीलिया का ये मतलब कहना चाह रहा है। तो देखिए, काउजिंग मूवमेंट ऑफ आइदर सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड, मतलब उसके आसपास जो फ्लूइड है उसको मूव कराती हैं, मतलब बाहर की ओर, यहाँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बाहर की ओर फेंक रही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। देखिए यहाँ जो ये फ्लैजेला जो है ये लंबा होता है सीलिया से, और मेनली इसका फंक्शन क्या होता है, सेल के मूवमेंट में। ये क्या करा था, ये सेल का मूवमेंट कराता है। ये क्या करा रहा था सीलिया, ये करा रहा था आपका फ्लूइड का मूवमेंट, जो सेल के चारों साइड फ्लूइड फैला हुआ उसका मूवमेंट करा रहा था। एग्जाम्पल के लिए जो मैंने बताया, ट्रैकिया के अंदर जो म्यूकस होता है उसको बाहर की ओर फेंकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पोसेस फ्लैजेला। जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है उसमें, हाँ हमने वहीं बात की थी बैक्टीरिया के फ्लैजेला के बारे में शुरुआत में। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है वो भी फ्लैजेला रखता है, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम डेट यूकैरियोटिक फ्लैजेला। तो देखिए, तो ये जो स्ट्रक्चरली मतलब इनका दोनों का स्ट्रक्चर दोनों से अलग होता है। यूकैरियोटिक फ्लैजेला अलग होता है और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला अलग होता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सीलियम एंड फ्लैजेलम शो दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए, अब हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, जैसे ये एक मान लीजिए ये थोड़ा बड़ा सा फ्लैजेला बना लेते हैं, ठीक है। तो ये फ्लैजेला बना लिया, तो अब हम इसे यहाँ से कट करके, तो इस जैसे ये गोल कुछ रोड है, मान लीजिए ये गोल रोड है, ठीक है, एक लोहे की, मतलब आपने सरिया तो देखा होगा ना लोहे का, ठीक है। तो अगर हम उसे लंबा लंबा देखेंगे तो कैसे दिखेगा आपको, ऐसे दिखेगा ना, लंबा सा। लेकिन उसे काट कर देखेंगे तो कैसे दिखेगा, ऐसा, इस तरह का। तो अब हम इस तरह से देख रहे हैं, इसे बोलते हैं एक्सियल सेक्शन। अगर इंग्लिश में बात करें, यार बीच में से काट के देख रहे हैं, ठीक है, आप सिंपल भाषा में आ जाएगी। तो इस तरह से काट के अब हम इसे कहाँ देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ दे रखा है एनसीईआरटी ने, अच्छा स्ट्रक्चर है, समझ में आ जाएगा। देखिए, एक पहले पढ़ते हैं फिर बाद में स्ट्रक्चर देखते हैं। तो क्या होता है, फ्लैजेलम शो डेट दे कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। द कोर कॉल्ड द एक्सोनेम पोसेस ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, ठीक है। द कोर कॉल्ड एक्सोनेम। देखिए, सबसे पहले है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, हो गया। और इसके बाद क्या पढ़ा था, देखो एक्सोनेम। एक्सोनेम शायद इसे पूरे को एक्सोनेम ही बोलेंगे। सिंगल एक अगर वो हो, सिंगल रोड लाइक स्ट्रक्चर हो तो इसे एक्सोनेम बोलेंगे, ठीक है। और पोसेस ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। देखिए, ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है और ये रेडियल माइक्रोट्यूब्यूल है। ये है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। द एक्सोनेम यूजुअली हैज 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। देखिए, ये बताना चाह रहा है कि 9, ये जो होते हैं 9 रेडियली डबल, 1 2, ये क्या हो गया, डबल हो गया ना।
तो ये 9 होते नंबर में। अगर यहाँ से काउंट करना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या होते हैं रेडियली। रेडियल मतलब पेरिफेरी वाले, जो पेरिफेरी पे होते हैं। देखिए ये शायद आपको पता होगा नहीं होगा, ये एक सेल होगी एक तरह की, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है इसके मतलब बाहर की साइड में, तो उसे कहेंगे हम पेरिफेरी वाला। जो स्ट्रक्चर इस साइड में है उसे बोलेंगे हम सेंटर वाला, मतलब इस सेंटर के पास है, बीच में सेंटर होता है ना, जो स्ट्रक्चर इसके पास है उसे सेंटर वाला बोलते हैं। और जो बाहर की साइड है उसे बोलते हैं पेरिफेरी वाला या रेडियली वाला, ठीक है। तो ये होता है पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। एक्सोनोम यूजुअली हैज 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एंड पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, सेंट्रली लोकेटेड अभी मैंने बताया सेंट्रली लोकेटेड का मतलब बीच में, सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये 2 हो गए सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, जिन्हें यहाँ लिख रखा है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल रिफर टू एज 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। तो क्या है 9+2, 9+2 क्यों कह रहे हैं, 9 तो ये थे आपके पेरिफेरी वाले, +2 ये हो गए, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं इसे 9+2 अरेंजमेंट, ठीक। तो द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड इज ऑल्सो इनक्लोज बाय सेंट्रल शीथ विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ द ईच पेरिफेरी डेवलप्ड बाय द रेडियल स्पोक। देखिए अब बात कर रहा सेंट्रल ट्यूब्यूल, सेंट्रल ट्यूब्यूल ये है, एक ये है, इसीलिए क्या कह रहे हैं 9+2। तो ये जो होता है ये किससे इसे क्या बोलते हैं, एक ब्रिज बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेंट्रल ब्रिज, ठीक है, जिससे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और इसको जो जिस सेंट्रल ट्यूब्यूल को जो घेरा होगा इसे बोलते हैं क्या, सेंट्रल शीथ। मतलब इन दोनों को कवर कर रखा है किसने, सेंट्रल शीथ ने, ठीक है। और साथ ही में सेंट्रल शीथ का क्या फंक्शन है, इन दोनों को तो कवर कर ही रखे, साथ में क्या है जो पेरिफेरी वाले जो ट्यूब्यूल है, ये पेरिफेरी वाले जो ट्यूब्यूल है इन्हें भी जोड़ रखा है, जिन्हें क्या बोलते हैं रेडियल स्पोक के थ्रू, ठीक, इन्हें भी जोड़ रखा है। और ये जो है 9 आपस में जो होते हैं ये भी आपस में भी जुड़े होते हैं बाय वे इंटर डबलेट ब्रिज के थ्रू, ठीक है। तो ये इस तरह का होता है स्ट्रक्चर। सेंट्रल ब्रिज इज कनेक्टेड ऑफ द डबल ईच पेरिफेरी डबल बाय रेडियल स्पोक, जो मैंने अभी बताया रेडियल स्पोक से होते हैं। दस दे आर 9 रेडियल स्पोक। द पेरिफेरी डबलेट आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। देखिए यहाँ इन्हें लिंकर्स बताया गया है, और यहाँ क्या है इंटर डबलेट ब्रिज। तो या तो आप इन्हें लिंकर्स कह लो या इंटर डबलेट ब्रिज कह लो, ठीक है। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजेला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज। तो ये क्या है, सीलियम और फ्लैजेला, इमर्ज का मतलब होता है निकलते हैं या बनते हैं, फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। सेंट्रियोल, अभी आगे बात करेंगे हम सेंट्रियोल की। तो ये सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर बेसल बॉडी होते हैं, जिन्हें हम बेसल बॉडी कहते हैं। सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। सेंट्रियोल के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें बेसल बॉडी भी कहते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। हाँ ठीक है, तो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल के बारे में तो देखो, सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। तो देखो सेंट्रोसोम ठीक है। सेंट्रोसोम क्या होता है, 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। क्या 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रखता है किसके, सेंट्रियोल के। तो ये हो गया सेंट्रियोल। तो मान लीजिए सेंट्रियोल ऐसा है, ये हमने सेंट्रियोल बना दिया, ठीक है, एक सेंट्रियोल हो गया, ठीक है। दे आर सराउंडेड बाय अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स। तो ये एक तरह का पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से बना होता है। बोथ सेंट्रियोल इन ए सेंट्रोसोम लाइक परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज़ ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल। देखिए तो एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर ऐसे होता है ना। तो अगर 2 सेंट्रियोल आपस में परपेंडिकुलर है तो हम उन्हें क्या बोल सकते हैं, सेंट्रोसोम बोल सकते हैं, ठीक है, पहली बात, ठीक है। अब यहाँ हम स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए ये क्या है, ये है सेंट्रियोल। ये एनसीईआरटी से बाहर का स्ट्रक्चर, कहीं और से उठा कर लगाया, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में कभी ढूंढना लग जाओ कि हमारी में तो है ना, कहाँ चला गया। तो देखिए ये है आपका सेंट्रियोल, ये पूरा एक क्या है, सेंट्रियोल है, ठीक है।
और एक है ये इसमें स्ट्रक्चर में दिखाए गए एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर दिखाया गया। तो इसमें बताया गया ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ट व्हील मतलब एक तुमने देखा होगा ना, बुग्गी का पहिया, जिसे एक गाड़ी होती है कार्ट व्हील, तो उसके पहिए के जैसा अरेंजमेंट होता है इस तरह का, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कार्ट व्हील। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो देखिए क्या होते हैं, 9 पेरिफेरी, जैसे वो भी 9 था, इसमें भी कितने होते हैं, 9 ही होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल बोल लगता है ट्यूबुलिन प्रोटीन को, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। तो पेरिफेरी का मतलब अभी बताए थे, पेरिफेरी क्या होता है, पेरिफेरल फाइब्रिल, तो पेरिफेरल का मतलब होता है ये भी पेरिफेरी पर अरेंजमेंट होता है इनका, ठीक है। और क्या है, ट्रिपलेट का मतलब जैसे वो डबल थे, इसमें क्या होता है, इसमें ट्रिपल होते हैं, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये क्या होता है, ट्रिपलेट होते हैं, ठीक। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड, तो ये जो होते हैं आपस में भी लिंक होते हैं, एडजेसेंट ट्रिपलेट भी आपस में लिंक होते हैं, ठीक है, तभी तो रुक रहे हैं, वरना अलग अलग हो जाएंगे, ठीक। लिंक द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनियस एंड कॉल्ड द हब। तो देखिए जो सेंट्रल पार्ट है, ये वाला सेंट्रल पार्ट, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी ये यहाँ ब्लैक दिखा रखा है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम हब बोलते हैं। ये भी क्या होता है, प्रोटीनियस होता है, ठीक है। विच इज कनेक्टेड विथ ट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरी ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक, जो जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, पेरिफेरल वाले ट्यूब्यूल से, किसके थ्रू, रेडियल स्पोक के थ्रू, ठीक है, ये स्पोक के थ्रू, ठीक। मेड ऑफ प्रोटीन, ये सब प्रोटीन के बने होते हैं। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजेला। अभी बताया था ना कि सेंट्रियोल से निकलते हैं, तो सेंट्रियोल ही क्या करते हैं, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला बनाते हैं, ठीक है। एंड स्पेंडल फाइबर क्या होते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा सेल डिवीजन में, ठीक है, स्पेंडल फाइबर बनाते हैं। दे गिव राइज टू स्पेंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, ठीक है। तो एनिमल सेल के सेल डिवीजन में जब देखेंगे आप, तो उन्हें स्पेंडल फाइबर भी बना के देते हैं, क्या, सेंट्रियोल। तो ये यहाँ तक था आपका सेंट्रियोल का, ठीक है। तो अगला जो लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, मतलब इस चैप्टर का, तो उसमें हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियस देख लेंगे और कुछ PYQ लगा लेंगे, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस देखना रह गया हमें, और नीचे अभी समरी होगी, समरी भी देखेंगे, और लास्ट ईयर के PYQ कुछ जितने भी इम्पोर्टेंट लगेंगे मैं ऐड कर दूंगा, तुम देख लेंगे, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर करते हैं इसके बाद, चलिए फिर तब तक पढ़िए, आराम समझ लीजिए। Like, comment, and subscribe.